विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हम पहुंच गए हैं भारतीय संविधान के भाग 9 क पार्ट 9A। पार्ट 9A यानी नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएं। नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने बेर एक्ट में जाना है। बेर एक्ट में जितने भी आर्टिकल हैं यानी 243P से लेकर 243ZG, इन सब की हेडिंग्स पढ़नी है। हल्का हल्का आपने क्या करना है, बेर एक्ट को रीड करना है एक बार। लैंग्वेज टफ होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार रीड किया हुआ होगा तो थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में, जब बुक से कर रहे होंगे हम लोग तो समझ में आएगा उसमें, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 243P है तो 243P में आपने क्या करना है, डेफिनेशन क्या दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी है कि भाई इस भाग में मतलब नगर पालिकाओं के संबंध में क्या क्या, नगरीय नगर पालिका क्षेत्र क्या होते हैं, नगर पालिका क्या होती है, जिला समिति, महानगर क्षेत्र, ये सब चीज़ों को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। फिर आप क्यू यानी 243Q पे अगर आप जाते तो उसमें नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। नगर पालिकाओं के गठन की बात यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य के इस भाग में बंदों के अनुसार, है ना, किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का और किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का। तो जब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन सीधी सी बात है, एक पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि पहले गांव होता है, गांव से फिर क्या बनता है, वो थोड़ा सा संक्रमणशील क्षेत्र यानी थोड़ा सा एक ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जब तब्दील होता है तो उसको वहां पर क्या होती है, फिर नगर पंचायत होती है। क्या होती है, नगर पंचायत। जैसे आपकी अब नगर पंचायत है तपोवन नगर पंचायत, जैसे पहले ये मुनि की रेती जो थी ये नगर पंचायत थी, क्योंकि पहले गांव था, फिर नगर पंचायत बनी, अब नगर पालिका बन गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे क्षेत्र को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, नगर निगम बनाया जाएगा। तो जनसंख्या पे डिपेंड करता है, क्या करता है कि कितनी जनसंख्या निवास करती है उस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में। तो वही बता रहा है कि लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 243Q, हिंदी में बोलते हैं 243 थ, है ना, त थ ध पढ़ते हो ना, तो थ। उसके बाद 243R में अगर आप आएंगे तो कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है कि नगर पालिकाओं की संरचना कैसे कैसे होगी, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, है ना। तो हल्का हल्का आपने रीड करना उसको, क्योंकि मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊंगा, आसान भाषा में होता है। बेर एक्ट में एक बार, लेकिन आपने एक बार कम से कम क्या करना है, रीड करना, चाहे वो समझ में आए या ना आए। चाहे समझ में आए, आपके राइट साइड में हिंदी में है और लेफ्ट साइड में क्या है, इंग्लिश में दे रखा है पूरा पूरा। उसके बाद 243S में जाएंगे हम, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। वार्ड समिति किसका, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज, किसके बारे में बताया गया है। कभी कभी क्वेश्चन इतना ही आ जाता है कि वार्ड समितियों के बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया, तो 243S में किया गया या 243 ध में किया गया है। किसमें किया गया है, 243 ध, त थ द ध में किया गया, ठीक है। तो वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, इसमें यही बता रखा है कि ऐसी नगर पालिकाओं के जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। 3 लाख को खास ध्यान देना, आपने क्या देना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में, है ना। बाकी डिटेल में दे रखा है। उसके बाद आपने सीधे जाना है 243T में। किसमें जाना है, हेडिंग याद कीजिए, मेन काम जो होता है वो हेडिंग है। 243T, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यानी स्थानों का आरक्षण। स्थानों का, मैंने आपको बताया था जब हम पंचायत पढ़ रहे थे तो 243D में था, यहाँ पर जो आरक्षण है वो 243T में है। तो मैंने वहीं पे याद करा दिया था आपको, डट याद रखना, DT मतलब डट। तो आरक्षण कहाँ पर है, अगर पूछेगा पंचायतों का आरक्षण कहाँ पर है तो 243D में है। पूछेगा नगर पालिकाओं का आरक्षण कहाँ पर है तो 243
टी में है, तो डट याद रखना आपने। अलग अलग आर्टिकल है, डी अलग है, टी अलग है, ठीक है। चलिए, तो कैसे कैसे आरक्षणों को उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। उसके बाद 243U में अगर हम जाते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाओं की अवधि। नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होगी, कब विघटित की जाएगी, उसके संबंध में दे रखा है। उसके बाद यानी ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज है। उसके बाद 243U के बाद क्या था, वी फॉर विक्ट्री, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी 243 फल वाला तो सदस्यों के लिए निर्भरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद 243W में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज कहाँ दे रखा है, 243W में दे रखा है। अगर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं तो 243 बकरी वाला ब, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ये भी काम जो मैं बोल रहा होता हूँ वो पेपर में याद आता है। जैसे मैंने बोल दिया बकरी वाला ब, तो आपको याद आएगा कि शक्तियां वगैरह, प्राधिकार वगैरह हमने कहाँ पढ़ा था, बकरी कुछ याद आएगा आपको, और ब कर ही दोगे आप। 243 तो कॉमन है, याद करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद 243X में पावर एंड इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति और उनकी निधियां कहाँ पर है, 243X में है। 243 भ में है, भय, क्या है, भय। तो नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति और उनकी निधियां, यानी पावर ऑफ एक्स से ही समझ में आ जाएगा आपको कि पावर ऑफ इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर हो गया 243 भ में। अगला आ रहा है हम 243Y फाइनेंस कमीशन, यानी 243 म वित्त आयोग। 243 म वित्त आयोग। म शब्द तो आपको पता ही है, पृथ्वी पर जब मनुष्य का बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है, तो पहला शब्द उसके मुंह से क्या निकलता है, मुंह से म, याद रहेगा वित्त आयोग। और मैंने आपको इंग्लिश में याद करा रखा आई और वाई, 243 IY याद रखना आपने। 243I पंचायतों के लिए वित्त आयोग, 243Y नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक ही होता है, अलग अलग नहीं बनते हैं। ऐसे मत समझना आपकी पंचायतों के लिए अलग बनेगा, नगर पालिकाओं के लिए अलग बनेगा एक ही, लेकिन दोनों के लिए क्या अपनी अपनी रिकमेंडेशन देगा अलग अलग, ठीक है। 243Y या 243 वित्त आयोग। क्लियर हो गया। उसके बाद 243Y के बाद क्या आता है, जेड, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। लेखाओं की संपरीक्षा कहां पर है, जेड में है। उसके बाद 243ZA इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। मैंने आपको याद कराया था कि राज्य निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों नगर पालिकाओं के इलेक्शन कराता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ पर है, एक तो 243K में है, एक 243ZA में है। कज़ा याद करवाया था मैंने, क्या याद करवाया था, कज़ा। तो 243K अलग है, 243ZA अलग है। ZA को बोलते हैं क्या, य ख नहीं, य क, य क, य क ही बोलते हैं भाई, य क, ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, है ना। The superintendence, directions and control of the preparation of electoral rolls for and conduct of all elections to the municipalities shall be vested in the State Election Commission referred to Article 243K। समझ में आया। नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, क्या करने का, निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ये तीन शब्द याद करने हैं आपने हिंदी में। ये वहाँ पर भी पढ़े थे हमने, 324 में पढ़े थे जब देश का निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आर्टिकल 243 टॉ में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। देखो भाई, आजकल अब इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन है आपके, ये मेरे ख्याल से नगर पालिकाओं, नगर निगम के भी इलेक्शन है।
उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए क्या करना है आपने, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में खास ध्यान देना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आता है आपका संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। यह 243 य ख पढ़ रहे हैं, यानी 243 जेड भी पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एप्लीकेशंस टू यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 जेड सी, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, यानी आर्टिकल 243 य ग में लिखा हुआ कि इस भाग का, किस भाग का, भाग 9 क का, पार्ट 9A का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर क्या लागू नहीं होगा पार्ट 9A। जैसे मैंने आपको पार्ट 9 बता दिया था, पंचायत कहां पर लागू नहीं होता है, पढ़ा था कल। उसके बाद 243 जेड डी पढ़ रहे हैं, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिला योजना समिति बोलते हैं इसको। जिला योजना के लिए समिति, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है। कहां से? जेड डी से, आर्टिकल 243 जेड डी। समझ में आ गया? ऐसी आर्टिकल 243 जेड ई, कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, यानी महानगर योजना के लिए समिति, आर्टिकल 243 या आगे क्या लिखा हुआ? अब कोई गांव बोलता है, कोई डॉ बोलता है, क्या बोलते हैं इसको? अड़ा भी बोलते हैं। अच्छा, हिंदी खतरे में है भाई। 243 जेड डी, कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है उसका? सीधे कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको छोड़ना मत। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। 243 जेड डी यानी कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, एंड 243 जेड डी कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। क्लियर हो गया? पूरा पूरा पढ़िएगा उसको। महानगर योजना समिति की संरचना के बारे में बताया गया उसमें, वह रीति जिसमें ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कहाँ आते हैं हम? आर्टिकल 243 जेड एफ में, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 य चौ में बता रखा है। अगला है 243 जेड जी, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 243 य छ में 243 जेड जी जो लास्ट वाला है उसमें बता रखा है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया, मना किया गया, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 243 समझ में आ गया? उसके बाद तो फिर पार्ट 9B स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पढ़ना हमने। 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, वो बाद की बातें हैं। पहले मैं बता देता हूं कि नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर हो गया? भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है। इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया। कानूनी रूप कब दिया गया? 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। चेन्नई जिसको आज आप बोलते हैं, तमिलनाडु में है ना, मद्रास। तो पहला जो बताया रहा है कि 1687 में, याद करना भी आसान है, 6 भी है, 8 भी है, 7 भी है इसमें। 1687 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। बाद में 1793 के चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल बाद, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, उसके 20 साल बाद 1793 के चार्टर एक्ट में मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई नगर निगम कब बने थे? आंसर 1793 में। तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। यह भी क्वेश्चन बन चुका है कि किस चार्टर एक्ट में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? आंसर 1793 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में। क्लियर हो गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे।
अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो दो तरह के क्वेश्चन बने। एक बना कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार किस एक्ट से प्रदान किए गए, तब आपने बोलना 1793 के एक्ट से। जब आपसे पूछेगा कि किस एक्ट से नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट, किस एक्ट में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया, तब आपने बोलना है 1919 भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया। जवाहरलाल नेहरू 1924 और 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। जेल नेहरू ने भी अपना जो पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया वो नगर पालिकाओं से स्टार्ट किया। कहाँ से किया? नगर पालिकाओं से स्टार्ट किया, और एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं आप, 1924 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका में अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। हाँ जी, नहीं, वो तो विधानसभा सीट, लोकसभा सीट से लड़ते थे, वो फूलपुर सीट से, है ना। एक बार क्वेश्चन बना कि जवाहरलाल नेहरू जो लड़ते थे इलेक्शन, वो किस सीट से लड़ते थे, तो अधिकतर को ये पता था कि इलाहाबाद से लड़ते थे। इलाहाबाद नहीं बोलते उसको, फूलपुर सीट बोलते हैं, इलाहाबाद की बगल में है। और दुर्भाग्य ये है कि एक दिन वहाँ उस सीट से एक व्यक्ति और सांसद बना, जिसका नाम अतीक अहमद था। क्या नाम था? जिसका नाम क्या था? अतीक अहमद। समझ में आया? तो फूलपुर सीट जो है वो क्या है? फूलपुर सीट जेल नेहरू की सीट थी। ठीक है। तो भाई अच्छा, होने को तो ये भाई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तो स्वराज पार्टी आपको पता ही है, लड़ने को विधानसभा में क्यों नहीं लड़े ये भाई? केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद की भी तो इलेक्शन हो रहे थे, उसमें क्यों नहीं लड़े? तो उन्हें नहीं लड़वाया गया, उन्हें नगर पालिका में लड़ाया गया। पहले क्या किया गया? पढ़ा है ना आपने, 1925 केंद्रीय विधान परिषद, जिसको लोकसभा बोल सकते हैं, आधुनिक लोकसभा की तरह थी। सबसे पहले सांसद होने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ था? स्वराजियों को प्राप्त हुआ था। स्वराज पार्टी के जो लोग थे उन्हें प्राप्त हुआ था। बल्कि उनमें जो विट्ठल भाई पटेल थे, 1925 में वो केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा बोलते थे उस समय लोकसभा को, उसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं क्या है? वैसे तो हम जब आज़ादी के आसपास, आज़ादी के बाद पढ़ते हैं, तब गणेश वासुदेव मावलंकर पढ़ते हैं। पर इस देश में पहली बार एक विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ था, वो किसको हुआ था? विट्ठल भाई पटेल को हुआ था। यूपीएससी का क्वेश्चन है, अगर आपने डीप नहीं पढ़ा तो समझ में आएगा भी नहीं। क्या बोला मैंने? विट्ठल भाई जय पटेल, विट्ठल भाई पटेल 1925 केंद्रीय विधानसभा बोल सकते हैं। लोकसभा, जैसे इस समय लोकसभा होती है ना, उस समय बोलते थे, तो पहले तो उसको केंद्रीय विधान परिषद बोलते थे, बाद में केंद्रीय विधानसभा बोला गया। ठीक है। चलो जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किए गए। वैसे राजीव गांधी जी ने भी किया था प्रयास, 1989 में नगरीय शासन संबंधी प्रावधान के लिए वो 65वां संविधान संशोधन लेके आए थे, लेकिन वो 65वां संविधान संशोधन क्या हुआ? लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा ने उसको पास किया, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, इसलिए 65वां संविधान संशोधन क्या हो गया था? पास नहीं हो सका। इसलिए बाद में फिर पीवी नरसिम्हा राव के समय, किसके समय में? पीवी नरसिम्हा राव के समय में 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 को पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने उसको पास किया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 1 जून 1993 से लागू किया गया। अगर मुझे यूपीएससी का पेपर बनाने के लिए दिया जाता तो मैं इस प्रकार से बनाता भाई। किस प्रकार से बताओ तो? क्या पूछता मैं आपसे? अरे बोलिए भाई। एक स्टेटमेंट तो यही देता मैं, कौन सा? ये वाला,
पहले मैं पंचायत का देता कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992, वो 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। क्या हो गया कि 73वां संविधान संशोधन सन 1992 पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। कब हुआ? दूसरा स्टेटमेंट में यही देता कि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 है, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। फिर पूछता दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों ही सही है। क्या है? 4 कूट देता, एक सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। आंसर दोनों सही है। ऐसे ही तो ट्रैप में फंसाया जाता है। समझ में आया? 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का क्या किया गया? भाग 9 का जोड़ा गया। आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नए आर्टिकल जोड़े गए। और साथ ही क्या किया गया? ये 18 नए अनुच्छेद थे। 243 पी से लेकर 243 जेड जी 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, नया स्केड्यूल जोड़ा गया जिसको 12वीं अनुसूची बोला जाता है। 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए। और कितने सब्जेक्ट दिए गए भाई? 18 विषयों पर काम करने के लिए कहा गया। मतलब विधि बनाने की शक्ति जो थी नगर पालिकाओं की, वो कितने विषय हैं उनके पास? 18 विषय। तो वो 18 विषय सबसे पहले आपने याद करने। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपने 18 विषय याद करने कि वो 18 विषय क्या क्या होते हैं। तो पहला विषय है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है। कहाँ पर पढ़ना है हमने? 12वीं अनुसूची में पढ़ना है। कहाँ पर पढ़ना है? बेयर एक्ट में आपकी 12वीं अनुसूची, सारी अनुसूचियां दे रखी हैं, सब लिस्ट वगैरह सब है। बेयर एक्ट के पीछे जाना है आपने, 12वीं अनुसूची निकालनी है। आर्टिकल 243W के साथ पढ़ना है इसको। किसके साथ पढ़ना है? आर्टिकल 243W के साथ पढ़ना है। तो नगरीय योजना, पहला नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है। नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है। नंबर 2 भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। ठीक है? ठीक है भाई। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग। दूसरा है रेगुलेशंस एंड लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, यानी भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, यानी प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। चौथे नंबर पर सड़कें और पुल यानी रोड्स एंड ब्रिजेस। 5वें नंबर पर है घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, यानी वाटर सप्लाई बाय डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पज। 6ठे नंबर पर है आपका लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, यानी पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके यूपीएससी का टॉपिक होता है, उस पर खास ध्यान देना है आपने। क्या करना है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना है। कूड़ा करकट प्रबंधन। समझ में आया? 7वें नंबर पर फायर सर्विसेज, यानी अग्निशमन सेवाएं देखी होंगे आपने, नगर निगम के अगल बगल ही रहती हैं फायर ब्रिगेड्स जो होती हैं, आपकी ऑफिस जो होता है। 8वें नंबर पर नगरीय वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री। 7 में पर्यावरण का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। मैं देख के बोल रहा हूं, आपने क्या करना है? इसको कंठाग्र करना है। क्या करना है? कंठ के अग्रभाग पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूं, देखकर बोल रहा हूं, आपने इसको याद करना है। क्लियर हो गया? नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि 8वें नंबर पे बताई मैंने, यानी अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। समझ में आ गया? 9वें नंबर पर समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग लिखा हुआ इन्होंने, यहाँ पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें, और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।
यानी सेफ गार्डिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्टेड। ठीक है। 10वें नंबर पर गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, यानी स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। सबसे बड़ी बस्ती थी ना देश में धारावी, सुना है, स्लम एरिया। 11वें नंबर पर नगरीय निर्धनता उन्मूलन, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। उसके बाद है 12वें नंबर पर नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं, नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज सच एज पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स। अपने नगर पालिका नगर निगम से मांगिए इन चीजों को। किनको? जैसे आप जितना भी देख रहे हैं ना, अब मानसिक रूप से मंद कोई व्यक्ति मिलता है आपको तो किससे संपर्क करेंगे आप? अपनी नगर पालिका से करेंगे, नगर निगम से करेंगे, जिसमें भी आप रहते हैं। नगर पंचायत में रहते हैं, नगर पंचायत से संपर्क करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई मानवीयता के नाते हो सकता है कि वो मानसिक मंद हो, लेकिन क्या हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो उसे, तो आपने उससे संपर्क करना है। किससे? नगर पालिका से। ऐसे ही मैंने कहा अगर आपके क्षेत्र में पार्क नहीं है, उद्यान नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, तो आपने अपनी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम से बात करना है। क्या बोलना है आपने? और खेल के मैदान कैसे मांगने हैं आपने? आउटडोर और इंडोर। कैसे? आउटडोर और इंडोर। हाँ जी भाई, इंडोर भी तो गेम्स होते हैं, कौन बना के देगा? खाली, हाँ जी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, है ना। इंडोर गेम भी होने चाहिए, तभी तो बच्चे लोग क्या कर पाएंगे। बैडमिंटन हो गया, और कौन से होते इंडोर गेम्स? टेबल टेनिस हो गया, और क्या होते हैं? पढ़ते पढ़ते हैं तेरी, क्या है वो, तेरी गलियों से जब गुजरे अपना ही घर भूल गए। जगजीत सिंह ने गाना एक जगह गाया, एक जगह पे, मतलब पढ़ाई के उससे गुजरे तो खेल के ही भूल गए कि कौन कौन से खेल होते हैं। चलो देगी भाई, पढ़ाई बहुत कुछ छीनती है, साथ में देती भी है। आगे, प्रमोशन एंड कल्चरल एजुकेशन एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि, है ना। 13वें नंबर पे प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, यानी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि। 14वें नंबर पे है भाई बरियल्स एंड बरियल ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, क्रिमेशंस ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम्स मतलब शव गाड़ना, कब्रिस्तान। ये 14वें नंबर पे है भाई, शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान, और विद्युत शवदाह गृह। विद्युत शवदाह, अभी आजकल क्या होता है कि लकड़ियों में नहीं जलाते हैं डेड बॉडीज को, है ना। हालांकि हिंदू धर्म में तो यही बोला गया है कि क्या पंच तत्वों में जब विलीन करना है तो लकड़ियों में, लेकिन भाई इतने सारी जनसंख्या को क्या एनवायरमेंटल वो भी देखा जाता है, तो सारे जितने भी सही जगह जो हैं वहाँ पर क्या है कि विद्युत शवदाह गृह बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? इलेक्ट्रिसिटी से जलाया जाता है, कुछ ही मिनटों में क्या व्यक्ति को जो डेड बॉडी है राख हो जाती है। ठीक है, चलो भाई। 15वें नंबर पर कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। कांजी हाउस समझते हैं, आवारा पशुओं को रखा जाता है वहाँ पर, कैटल पाउंड्स बोला जाता है उसको। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स, पशुओं के साथ अगर क्रूरता हो रही है उसका प्रिवेंशन करना है, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, कांजी हाउस, है ना। ये कौन से नंबर पर? 15वें नंबर पे। 16वें नंबर पर जन्म मरण सांख्यिकी, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है। कोई भी बच्चा, कोई भी शिशु जन्म लेगा जब नगर पालिका क्षेत्र में, तो हो सकता है जन्म कहाँ ले, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ ले, किसी हॉस्पिटल में ले, तो रोज के रोज रजिस्टर्ड जाता है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में। और आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, वो कहाँ से बनेगा? ऐसे मृत्यु जो
सर्टिफिकेट होता है वो भी कहाँ से बनेगा, वहीं से बनता है। तो जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है, जन्म और मृत्यु। तो जन्म का रजिस्ट्रीकरण जरूर कराएं भाई। शिशु जन्म के साथ ही कोई भी व्यक्ति जिनके घर में शिशु जन्म ले रहा है उसके, अब लोग क्या करते हैं 20 साल बाद जाते हैं, क्या जब जरूरत पड़ती है ना जन्म प्रमाण पत्र की, या कहीं पर 4-5 साल बाद जा रहे, कोई 5-6 साल बाद जा रहे, तो भाई तुरंत करा दो। पहला काम जन्म प्रमाण पत्र है, आगे चलकर काम आना है उस बच्चे के। समझ में आया? कहाँ से होगा? नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जहाँ भी आप रहते हो। उसके बाद भाई 17वें नंबर पर सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं। पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं। तो पार्किंग भी मांगो अपने लिए। क्या मांगो भाई? हाँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ देश में कानून आना चाहिए कि गाड़ी तभी ली जाए जब आप पार्किंग शो करो अपनी। लोग गाड़ी ले रहे हैं, कहाँ लगा दे रहे हैं? सड़कों पे लगा दे रहे हैं। स्कूल के बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है तो आपने क्या कर रखा, गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पर। बच्चों के पैर के ऊपर से क्या कई बार गाड़ी चली जाती है, स्कूटी चली जाती है, कार चली जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर कठोर कानून लाया जाना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, अगर आपके पास पार्किंग है तभी आप क्या कर सकते हो, 4 व्हीलर खरीद सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है क्या करने की। सड़कों पर आपके पुल हैं बने हुए, तो इधर भी गाड़ी उधर भी गाड़ी, तो बीच में क्या जाए कहाँ से आदमी? नहीं है? आवाज उठाओ उसके विरुद्ध। कौन उठाएगा? जब कोई नहीं उठाएगा तब आचार्य उठाएंगे, तक्षशिला के, है ना। कौन? विष्णुगुप्त, चाणक्य। जब देश में किसी ने कुछ किया ही नहीं, नंद राजा अपने उसमें क्या हो गया, जब नंद राजा अपनी विलासिता में खो गया तब विद्यालयों को ये काम करने पड़ते हैं। किसको करने पड़ते हैं? विश्वविद्यालयों को ये काम करने पड़ते हैं। तब वहाँ के प्राचार्य होते हैं विष्णुगुप्त, तब वो देश की रक्षा के लिए आह्वान करते हैं, है ना। चलो जी 18वें नंबर पे वधशालाओं, स्लॉटर हाउसेस बोलते हैं इनको, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, है ना। टेनरीज बोला जाता है किसको? चर्म शोधनशालाएं। तो रेगुलेशंस ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टेनरीज, ये आप यहाँ नहीं दिखेंगे, आपको आगरा में दिखेंगे, और होंगे छोटे मोटे होंगे यहाँ पर भी, बट कानपुर हो गया, आगरा हो गया, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में क्या चर्म शोधनशालाएं, जहाँ पर चमड़े का काम होता है। हाँ, और चेन्नई में दिखेंगे आपको, बड़ा अच्छा काम होता है वहाँ पर। लेकिन चर्म शोधनशालाओं से क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं उनमें पोल्यूट होती हैं बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन, जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं। खैर अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के जो हैं। तो भाई सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वो 12 विषय कौन से हैं, कौन सी 12वीं अनुसूची में, 18 विषय कौन से हैं 12वीं अनुसूची में, जिन पर नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम क्या कर सकते हैं, विधि का निर्माण कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो मैंने आपको कहाँ तक बताया अभी? अब मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में भाग 9 के तहत नगर पालिका के संबंध में जो प्रावधान है उनके बारे में बताऊंगा, यानी नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है, नगर पालिकाओं की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो इसमें हाँ जी